फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है ना। दो या दो से ज्यादा भी चार्जेज हो, हमें पहले से भी पता है, ठीक है। दो चार्ज Q1 एंड Q2, बीच की डिस्टेंस R, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन, जहां पर ये K क्या चीज है भाई, 1/4 पाई, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, मीडियम की परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी है, ठीक है ना। फ्री स्पेस की, किसकी है, किसकी है, फ्री स्पेस की है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है भाई। तो इस ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक, अब बात करते हैं मल्टीपल चार्जेस की, समझ में? मल्टीपल चार्जेस की बात करें, यहाँ पर तो दो चार्जेस की बात हो गई। अब अगर हम मल्टीपल चार्जेस की बात करें बेटा, तो कितने भी चार्ज क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता है, अगर हमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, समझ लेते हैं इसको फिर से। अगर कई चार्जेज हो, मान लेते हैं Q1 है, Q2 है और Q3 है, ठीक है ना, और एक मान लेते हैं Q4, यहाँ पर Q3 यहाँ पर मान लेते हैं, ये है Q3 को हमने ओरिजिन मान करके, Q3 को ओरिजिन मान करके हमने ओवरऑल एक डायग्राम बना लिया, एक कोऑर्डिनेट खींच लिया, ठीक है। अब हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसे मान लेते हैं Q3 कहीं पर भी आर्बिट्रेरी मान लो, कहीं पर भी है, फर्क नहीं पड़ता। Q3 और भी कोई चार्ज लेना चाहो तो ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर आपसे ये कह लिया जाए कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड 3, या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 एंड 1, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हमें नहीं चाहिए, आप बताओ क्या चाहिए। अगर हमें चाहिए कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 एंड 2, तो आप एक कोऑर्डिनेट खींच लो अपने मन से, निश्चिंत रहो। अब आपको चाहिए Q1 का पोजीशन वेक्टर पहले पता कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2, Q3 का पोजीशन वेक्टर R3 है, बोलो बेटा। अब आपको चाहिए कि Q1 के ऊपर ये Q3 कितना फोर्स लगा रहा है, तो Q3 Q1 के ऊपर फोर्स इधर ही लगाएगा, बोलो। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी F/2/3, सॉरी F/1 बाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल वैसे ही 1 के ऊपर 2 फोर्स इधर से लगाएगा, नहीं आई बात समझ में, इधर से फोर्स लगाएगा, तो इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन 1/2, कंफर्म है। अब यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप कोऑर्डिनेट से नहीं भी चाह रहे हो, आपको इस F12 और F13 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो F12 और F13 की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, पहले F12 के लिए, 12 के लिए आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, नहीं चाहिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए। और F13 के लिए, 13 के लिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, यानी कि ये डिस्टेंस, बोलो। तो अब आप बड़े आराम से क्वेश्चन लगा सकते हो, कैसे लगेगा भाई, देखो F फोर्स में नेट फोर्स F/1, ये ओवरऑल दोनों फोर्स का वेक्टर सम होगा, कौन कौन से फोर्स का, F13 प्लस F12। अब F13 और F12 को आप डिफरेंट अलग अलग तरीके से निकालो और उसका वेक्टर सम कर लो, क्या कर लो, उसका वेक्टर सम। तो F13 आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। F13 की वैल्यू क्या आनी है भाई, तो F13 जाएगा K Q1 Q3 अपॉन ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की वैल्यू कोई मुझे बताए, वेक्टर लॉ लगाओ, ये R1 है, ये R3 है, और ये वैल्यू कितनी होगी, तब ये हो जाएगी, बोलो R1, फिर से सोच के बोलो, R2 ये है, वैसे ये इसके लिए मैं इसकी वैल्यू कह रहा हूँ, देखो फिर से वेक्टर लॉ लगाना है, ये R1 है, ये R3 है, ये डिस्टेंस में पूछ रहा हूँ, R1 माइनस R3, फिर समझो R1 और ये डेल्टा R, ये R1 के बराबर होगा ना, सॉरी R3 मतलब 10 प्लस 10 इक्वल टू 10, एरो का निशान देखो बेटा, एरो का निशान देखो, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, एरो का निशान देखो, ऐसे ऐसे जाओ, चाहे डायरेक्ट आप ऐसे चले जाओ, लेकिन आपको यहाँ पहुंचना है ना,
तो आप ये दो रास्ता पकड़ो, चाहे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे चले जाओ, तो मतलब ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर, तो इसको हम क्या सकते हैं R1 माइनस R3, ये हो जाएगा R1 माइनस R3। क्लियर है? वैसे बताओ F12 क्या होगा भाई, K Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस हमें चाहिए। फिर से देखो ये R1 है और ये R2 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, सोच के बोलो। ये R1 है, ये R2 है, ये डिस्टेंस क्या होगा R1, गलत, R1 माइनस, नहीं आएगा समझ, वही कहानी देखो ना। आपको यहाँ पहुंचना है तो आप चाहे यहाँ से यहाँ पे जाकर के ऐसे पहुंचो, चाहे यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट पहुंच जाओ, तो यानी R1 बराबर हो गया ना R2 और प्लस डेल्टा R के, तो डेल्टा R क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 करो तो डेल्टा R आएगा। नहीं ये बात समझ में क्लियर है? बिल्कुल। तो ये आपका हो जाएगा R1 माइनस R2 का। अब गौर से समझो, मान लेते हैं F12 और F13 में ये एंगल थीटा है, क्या है, तो F नेट कितना होगा बेटा, F नेट हो जाएगा आपका F13 का स्क्वायर प्लस F12 का स्क्वायर प्लस 2 F13 F12 cos, नहीं आई बात समझ में, इस तरीके से मल्टीपल चार्जेस के बीच का फोर्स मिल जाएगा, अंडर रूट रहेगा, नेचुरली यहाँ पे इसका स्क्वायर करो, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है ना? चलो ये हो गया आपका मल्टीपल चार्जेस से। अगर मल्टीपल चार्जेज हो तो उनके बीच की फोर्स का वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। इसके बाद हम कर लेते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीपल चार्जेज एंड सुपरपोजिशन। इसको हम सुपरपोजिशन लॉ भी करते हैं। अगर एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन अगर हो रहे हैं, दो अगर होते हैं, दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन अगर होते हैं तो उसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन, ठीक है ना। ये सुपरपोजिशन ही हो रहा है जिसमें आपने मल्टीपल चार्जेज यानी कि 3 चार्जेज लिया और उसका नेट फोर्स। देखो इसमें न समझ में आने वाली बात क्या है, खाली एक है, खाली एक चीज है जिसमें तुमको प्रॉब्लम आएगी, वो क्या है, वेक्टर सम, यानी क्लास 11 का वेक्टर सम। बाकी चीजें बड़ी कॉन्सेप्चुअल है। आपका फोर्स का फार्मूला वही बचपन वाला लगाना है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लगा हम वही रहे हैं। दो चार्जेज, एक कांस्टेंट 9 है, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ट्रिक यहाँ पर मात्र एक केवल है कि वेक्टर सम कैसे होगा, ठीक है ना। ये वेक्टर सम आपको आना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच के एंगल नहीं पता हो सर तब क्या करेंगे, ठीक है, तो आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि इस फोर्स को और इस फोर्स को प्योर एक्स और वाई एक्सिस में, ये आपका एक्स और वाई एक्सिस में इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा कि इस फोर्स का इफेक्ट एक्स एक्सिस में कितना है और वाई एक्सिस में कितना है, इस फोर्स का इफेक्ट एक्स में कितना है और वाई में कितना है, और सारे एक्स वालों को एक तरफ, सारे वाई वाले को एक तरफ करके उसका फिर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर उसका जब हम नेट निकालेंगे तो एक एक्स और एक वाई की तरफ हो जाएगा, तो ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यानी कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक केवल ये बचेगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, बस एफ नेट आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस आप कर चुके हो, एक बार और आप इसको समझिएगा। अब बात कर लेते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फैलाव, चार्ज फैला हुआ है, तो चार्ज कितने तरीके से फैल सकता है वो देखते हैं। तो 3 प्रकार के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक। बोले बेटा, लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक। लीनियर मतलब अगर किसी वायर एल लेंथ की वायर में आपके टोटल क्यू चार्ज अगर फैले हैं क्यू, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? और लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज फैला है, बात को समझने की कोशिश करो। मान लेते हैं एल लेंथ की वायर जिसमें क्यू चार्ज फैला है, तो एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज फैला है, इसको कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। टोटल एल लेंथ में क्यू चार्ज है, तो एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, मतलब कि क्या होगा यहाँ पर टोटल क्यू आई एल, इसको कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। इसकी जरूरत हमें कहां पर पड़ेगी, फील करो। जब आपको मान लीजिए एल लेंथ है, मैं आपको कहूंगा कि सर एल लेंथ बताइए इस एक्स लेंथ में कितना चार्ज है। आपसे अगर मैं ये पूछूं, समझिएगा कितने काम की चीज है, मैं आपसे पूछूं कि बताइए सर इस एक्स लेंथ में कितना चार्ज है, तो बड़े आराम से निकालोगे, सर एक्स इंटू लैम्डा होगा इसमें चार्ज। क्यों? क्योंकि एक यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, तो 2 यूनिट लेंथ में 2 लैम्डा चार्ज, 3 यूनिट लेंथ में 3 लैम्डा चार्ज, एक्स यूनिट लेंथ में एक्स लैम्डा चार्ज होगा। नहीं, ये बात समझिए,
ऐसे ही एरियल चार्ज डेंसिटी भी देख लेते हैं। किसी एरिया में अगर Q चार्ज है, उसका एरिया A है, तो इसके 1 यूनिट एरिया में कितना चार्ज हो, इसको हम कहेंगे सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा आपका Q बाई ए। इसको कहेंगे क्या, एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी समझ में आएगा? क्यों इसकी जरूरत हमें कहां पर पड़ेगी? जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में कि सर एक बात बताइए कि एक सीट है, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड है। इस व्हाइट बोर्ड का एरियल चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सर इसमें एक छोटा सा एरिया अगर हम ये काट लें ए डैश, तो बताइए कि एरिया में कितना चार्ज फैला है, इस एरिया में कितना चार्ज फैला है? तो बहुत ही सिंपल सर, इस एरिया में जो चार्ज होगा वो होगा ए डैश इंटू सिग्मा। कैसे समझ में आएगा सर? इसकी एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो मतलब एरियल चार्ज डेंसिटी का मतलब कि एक यूनिट एरिया में, यूनिट जो चीज डिनोमिनेटर में होती है उसको हम यूनिट बोलते हैं। 1 यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज, 2 यूनिट एरिया में 2 सिग्मा चार्ज, 3 यूनिट एरिया में 3 सिग्मा चार्ज और 1 एरिया में ए एरियल चार्ज डेंसिटी हो गया। ऐसे ही वॉल्यूमेट्रिक भी आता है। वॉल्यूमेट्रिक के लिए हम रो का यूज करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक वॉल्यूम है, ठीक है, और इस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इसका भी है, इसमें टोटल चार्ज Q फैला हुआ है, ठीक है। तो अब मैं बोलूं कि इसका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो उसको हम रो से डिनोट करेंगे। रो इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। बिल्कुल वैसे जिससे मास का होता था, मास की डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम होता था ना, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, बिल्कुल वैसे ही वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसका फायदा कहां पर होगा सर? बड़ा अच्छा फायदा है सर। अगर इस मास का, जिसका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी अगर रो है, इस मास का अगर हम एक टुकड़ा काट लें, तो इसका अगर मैं पूछूं कि इसमें कितना चार्ज है, तो इसका चार्ज वैल्यू हो जाएगा रो इंटू, इसका अगर चार्ज क्यू पूछूं तो रो इंटू वी डैश, जबकि इसका वॉल्यूम वी डैश है। तो समझ में बात? इस प्रकार से हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर एक बात बताइए, हमारे पास जितने फार्मूले हैं सब पॉइंट चार्ज के हैं। ये जो फार्मूला है बेटा, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पर केवल Q2 पॉइंट चार्ज है। लेकिन अगर चार्ज किसी तार में फैला हो, किसी सीट पर एरिया में फैला हो या किसी वॉल्यूम में फैला हो, तब हम ये फार्मूला कैसे लगाएंगे? तब इसके लिए हमें ये निकालना आना चाहिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करना आना चाहिए, एरियल चार्ज डेंसिटी का यूज करना आना चाहिए और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का यूज करना आना चाहिए। इसी का यूज करके हम गॉस थ्योरम आगे पढ़ेंगे, इसी का यूज करके हम गॉस थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। बहुत इसी पर ध्यान से एक लाइन में, मैकेनिक्स में जो काम एक्सीलरेशन करता है, F इक्वल टू mh सुना है कि नहीं? बोलो यार। तो इसमें एक एक्सीलरेशन है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मैकेनिक्स में जो काम एक्सीलरेशन करता है, इलेक्ट्रिसिटी में वही काम इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, E। यानी कि E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू एक्सीलरेशन, या ग्रेविटेशन में यही काम G करता है। बोलो 9.8 इसकी वैल्यू होती है, याद आ रहा है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात अगर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंटेंसिटी देता है, तीव्रता देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक प्रकार का एक्सीलरेशन देता है। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को आप रखोगे तो वो एक्सीलरेट हो जाएगा। बोलो बेटा। जैसे इस एरिया में मैं इस मास को रखूंगा तो एक्सीलरेट हो जाएगा G से, 9.8 से नीचे गिरने लगेगा, 9.8 एक्सीलरेशन से ये नीचे गिरने लगेगा, ठीक है। वैसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप चार्ज को रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वो एक्सीलरेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? बड़ा ही सिंपल सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी फार्मूले से देखो ना, F इक्वल टू m में होता है ना, बोलो। तो A इक्वल टू F बाई m होगा, F बाई m होगा। तो अब A आपका इक्विवेलेंट किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। F फोर्स का फार्मूला तो आपको पता ही था, क्या है भाई फोर्स का फार्मूला? K Q1 Q2 अपॉन, और ये जो मास, मैकेनिक्स में जो काम मास करता है, इलेक्ट्रिसिटी में वही काम चार्ज करता है। बहुत अच्छे। Q इज इक्विवेलेंट टू M, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू A, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? F बाई M, यानी कि F हो गया ऊपर और M की जगह पर Q आ जाएगा ये, ठीक है ना।
तो कोई भी आप क्यू ले सकते Q1 Q2 में से, एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आता है भाई? के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्यू जो है वो सोर्स होगा, याद रखिएगा, सोर्स। मतलब क्या कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए एक ही चार्ज काफी है, एक सिंगल चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। एक क्लासरूम बनाने के लिए एक टीचर काफी है, एक टीचर ही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। क्लियर था? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में रिलेशन में आपसे पूछ लूं तो बड़ा ही सिंपल सर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इसी में क्यू का मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो ये फोर्स नहीं हो गया? बोलो दोनों तरफ मैं क्यू का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फोर्स हो गया ना? बोलो तो F इक्वल टू क्यू ही दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये बिल्कुल इसी के इक्विवेलेंट है, जैसे F इक्वल टू ma के। देखो F L Q N E, क्लियर है ना? F इक्वल टू ma के बराबर, F इक्वल टू Q, ये फार्मूला याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को एक्सीलरेट कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को एक्सीलरेट कर देता है। ये हो गई बात इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, फोर्स का फार्मूला है, एक यूज कर जाने के बाद तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आया भाई? E इक्वल टू नहीं से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्यू सोर्स है, ये क्यू सोर्स है। यहां तक का फार्मूला समझ में आ रहा है? के की वैल्यू पता है? 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 बाई एप्सिलॉन। बुद्धि अगर नहीं मिलेगी बेटा, ध्यान से मारोगे तो तुमको याद रखो। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है बेटा? फ्री स्पेस की परमिटिविटी। फ्री स्पेस की परमिटिविटी मतलब स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किस मामले में? स्ट्रेंथ किस मामले में कि वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना काट देगा, वीक कर देगा। जिसकी परमिटिविटी जितनी स्ट्रांग होती है वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कर देता है या फिर फोर्स को कमजोर कर देता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.8 10 पावर माइनस 12। बहुत अच्छे, चलिए यहां तक की कहानी भी होगी भाई, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं इसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? कुछ नियम कानून है, वो सब हमने आपको लिखवाए हुए, एक बार समझा देते हैं फिर से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस है जो कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है और निगेटिव चार्ज की अंदर की तरफ आती हुई ये दिखती है, ठीक है? इमेजिनरी लाइन से मतलब इसको आप रियलिटी में देख तो नहीं सकते, बट यू कैन फील देयर इफेक्ट, इसके इफेक्ट को आप फील कर सकते हो। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताओ, बोलो, ठीक है? तो पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव की तरफ जाती है, इसकी प्रॉपर्टीज समझते रहना, ठीक है ना? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जो आप टेंजेंट खींचते हो, मान लीजिए कोई चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, तो इसके ऊपर अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो शो करता है। अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करने लगेगा। एक ही सोर्स से दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा सकती है? इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलती है। दूसरी कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर आप कोई चार्ज को रखोगे पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग चलेगा, नहीं समझे? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चल रही है, इसमें कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज अगर बैठा दो तो वो इधर ही भागेगा ना। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग चलता है। बोलो, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर निकलती है, किसी भी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, वहां पर उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये सारी प्रॉपर्टीज आप अपने दिमाग में सेट करेंगे, ठीक है ना? और इंपॉर्टेंट लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी डिस्ट्रिक्ट नहीं होती है। डिस्ट्रिक्ट मतलब कि सर ये कंटिन्यूअस होती है, ऐसे चल करके इसे रुक करके नहीं निकलेंगी। मतलब यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो हो जाए, यहाँ जीरो हो जाए, फिर यहाँ पर आ जाए, ऐसा नहीं। जब भी चलेगा तो कंटिन्यूअस रहेगा, जब भी चलेगा तो कंटिन्यूअस रहेगा, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं होती है। तो समझ में आएगा, ठीक है? ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट थे। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल क्या है वो भी चेक करते हैं। देखो, डाइपोल एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेज होते हैं बेटा,
डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस होते हैं। खासियत क्या है, ये दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, नेचर अपोजिट होते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होती है, जिसको हम 2L ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है यानी कि दो स्मॉल पोल, पॉजिटिव नेगेटिव दो डिफरेंट चार्जेस के स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हैं, ये पोल की तरह डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम डाइपोल कहा जाएगा, ये पूरा सिस्टम डाइपोल कहा जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस 2L होती है। अब डाइपोल ये सिस्टम है, और इस डाइपोल की खासियत क्या होती है कि अगर किसी डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो ट्विस्ट कर जाता है। किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो घूम जाएगा, टर्न कर जाएगा। इसकी जो ट्विस्टिंग होती है, इसका मतलब इसके अंदर एक प्रकार का मूवमेंट आ जाता है, इसको कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या कहते हैं? डाइपोल मूवमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, और इसके डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू होती है किसी डाइपोल का कोई एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस यानी कि 2L, यानी कि 2L3। डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ, P का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है। ठीक है, ये हो गई। डाइपोल की यूनिट भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, कूलॉम मीटर। डाइपोल की यूनिट हो जाएगी कूलॉम मीटर। ठीक है ना? और डाइपोल की खासियत की हम बात करें कि डाइपोल के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, डाइपोल के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो कैसे निकलेगा? तो इसके लिए 3 कंडीशन बनते जाते हैं, है ना? याद आ रहा है कि नहीं? एक माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो अगर ये इसकी बीच की डिस्टेंस, ये डाइपोल मोमेंट होगा माइनस से प्लस की तरफ, बीच की डिस्टेंस 2L। अब इसके डाइपोल का डायरेक्शन इधर होगा ना माइनस से प्लस की तरफ। तो इसी लाइन पर अगर हम आगे बढ़ के कोई पर्टिकुलर पोजीशन ले लें O, और यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इस सिस्टम के कारण, इस डाइपोल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट देयर एक्सियल एक्सिस, एक्सियल एक्सिस। और मान लेते हैं कि अगर इस डाइपोल के बिल्कुल बीचों बीच ये डिस्टेंस अगर ये R है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? ये हमने करवाया था, बहुत ही आराम से कर सकते हैं। पहले प्लस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर उन दोनों का वेक्टर सम कर दो। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? 2kp/r3, जहां पर P आपका क्या है आपको पता है, 2L3, 2kp/r3 आएगा। लेकिन ये कंडीशन पर है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो R है बहुत बड़ा होगा L से, L बीच की डिस्टेंस है, तो ये आएगा 2kp/r3। इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एक्सियल एक्सिस। बड़ी सिंपल निकाल सकते हो, प्लस के कारण और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके वेक्टर सम कर लो, बस यही करना है। अब अगर हम इस डाइपोल के परपेंडिकुलर कोई एक लाइन खींचे और यहाँ पर एक पोजीशन O' ले लें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूं, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम हो, R, सॉरी ये R ले लेते B से डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, वो आएगी kp/r3। निगेटिव साइड इसलिए आएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? -kp/r3 इस तरफ आएगा, इसलिए इसको निगेटिव साइन हम यूज करते हैं। क्यों भाई निगेटिव साइन? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, वो डायरेक्शन है माइनस एक्स एक्सिस में, और P का डायरेक्शन किधर है? प्लस एक्स एक्सिस में। देखो, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आता है। ठीक है ना? तो ये हो गया इसका इक्वेटोरियल एक्सिस। क्या हो गया ये? इक्वेटोरियल एक्सिस। बोलो बेटा। और अगर कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम ले लें, इसको मिटा देते हैं, और अगर कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम ले लें बेटा, ठीक है ना, ये आपका -q, ये आपका +q, बीच की डिस्टेंस 2L, ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, और बीच से डिस्टेंस इसका पोजीशन वेक्टर R, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ इस तरफ होगा। पोजीशन वेक्टर R और डाइपोल मोमेंट के बीच की एंगल अगर थीटा है, तो इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो वो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे? वो भी समझ लेते हैं कैसे। सबसे पहले हम इस पॉइंट से इसके ऊपर कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखो, इस पोजीशन, ये डाइपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर R, इस डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट निकाले अगर हम R की तरफ, ये आएगा P cos थीटा, और डाइपोल मोमेंट का P का डायरेक्शन अगर इसके परपेंडिकुलर निकाले तो ये आएगा P sin थीटा। अब P cos थीटा के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट इसके एक्सियल पर है, और P sin थीटा के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट इसके इक्वेटोरियल पर है। बोलो, P
साइन थीटा अगर मान के चलोगे डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट को आपने दो हिस्से में तोड़ दिया है, पी साइन में और पी कॉस में, क्योंकि पी का डायरेक्शन ये था माइनस से प्लस की तरफ, तो एक पी साइन कर दिया आपने, एक पी कॉस कर दिया, ठीक है। थीटा जो जुड़ी हुई लेंथ हमेशा कोसाइन होती है, बताया था, ठीक है। तो पी कॉस थीटा अगर डाइपोल मोमेंट को मानोगे तो ये पॉइंट उसके एक्सियल पर माना जाएगा, और पी साइन थीटा अगर डाइपोल मोमेंट मानोगे तो ये पॉइंट मानेगा उसके इक्वेटोरियल पर। तो इन दोनों के कारण हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके और उसका हम वेक्टर सम कर देंगे। क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे। कितनी वैल्यू आएगी? तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? के पी अंडर रूट 3 कॉस प्लस अपॉन, बहुत ही सिंपल। करना क्या है आपको बता दिया तरीका मैंने, पी कॉस थीटा के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पी साइन थीटा के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। एक्सियल एक्सिस इक्वेटोरियल एक्सिस का जो फार्मूला आपने यूज किया वही यहाँ पर यूज करके और सॉल्व करेंगे तो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एट एनी पॉइंट पर, ठीक है ना। अब बात करते हैं डाइपोल टॉर्क। टॉर्क की बात करते हैं कि अगर हम किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा हमें, ठीक है ना। तो टॉर्क क्या चीज होता है? टॉर्क को हम कहते हैं कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स का मतलब सुनो ध्यान से, टॉर्क के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन होते हैं कि किसी पॉइंट पर टॉर्क का मतलब कि वह फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को टर्न कर दे, घुमा दे, ठीक है ना। टर्न करने वाले फोर्स को टॉर्क कहते हैं, बोले बेटा, टर्न करने वाले फोर्स को टॉर्क कहते हैं, कंफर्म है। तो इसको घुमाने के लिए टर्न करने के लिए जो फोर्स लगेगा, यानी कि जो टॉर्क फोर्स होता है उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं। टॉर्क के लिए कंडीशन क्या है? कम से कम 2 फोर्स चाहिए, बोलो, अपोजिट इन डायरेक्शन चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट यस, उन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, तभी टॉर्क लगेगा, अन्यथा टॉर्क नहीं लगेगा। अब चलते हैं बात, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, इसमें हमने डाइपोल रख दिया है ऐसे -q + q, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा इधर माइनस से प्लस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब कि इस तरफ पॉजिटिव प्लेट रखा हुआ है और इस तरफ नेगेटिव प्लेट रखा हुआ है। पॉजिटिव प्लेट इस तरफ, इसके कारण रिपल्सन के कारण इधर फोर्स लगाएगा, बोलो, ये प्लेट इसको इधर रिपेल करेगा, और नेगेटिव चार्ज को ये प्लेट अट्रैक्ट करेगा, तो एक फोर्स इधर लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू अभी भी मैंने आपको बताया था QE, क्योंकि यहाँ पर चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और अभी भी फिजिकल थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट में बताया था QE। तो एक फोर्स इधर लगेगा QE, एक फोर्स इधर लगेगा QE, क्योंकि ये माइनस इसलिए इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो 2 फोर्स मिल गए इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब बात करते हैं कि सर ये सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है टॉर्क का। एक कंडीशन है कि इन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब कि इस वाले फोर्स की लाइन ये है, इस वाले फोर्स की लाइन ये है, इन दोनों को मिला देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। तो टॉर्क का फार्मूला होता है बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भैया फोर्स तो हमें मिल गया QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालना है। अब अगर ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस 2L, जैसा कि हम पहले से भी यूज करते आ रहे हैं, तो ये लेंथ कितना होगा? तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। थीटा के सामने हमेशा साइन यूज करो, थीटा से जुड़ी हुई लेंथ को साइन यूज करो, बताया था। तो ये लेंथ कैसे मिलेगा हमें? तो 2L साइन थीटा, थीटा के सामने साइन, तो ये लेंथ मिल गया हमें 2L साइन थीटा। तो F इंटू 2L साइन थीटा, नहीं आई बात समझ में? फार्मूला हो जाएगा 2L और ये Q मिलकर हो जाएगा P E साइन थीटा टॉर्क, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर टाउ इक्वल टू P क्रॉस, ये हो गया टॉर्क का फार्मूला। समझ आई बात? चलो सेम टू सेम हम इसमें एनर्जी भी निकालेंगे, एनर्जी भी निकलता है, बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना।